Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं UGC नेट दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन फॉर साइकोलॉजी पेपर 2 एंड हमारी यूनिट 2 चल रही है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं फॉर साइकोलॉजी पेपर 2। आज इस यूनिट का हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रैक्टिस किए थे फ्रॉम क्वेश्चंस 1 टू क्वेश्चन 5। आज क्वेश्चन 6 एंड ऑनवर्ड्स हम करेंगे इन पार्ट 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस नाउ। Yeah, so this is part 2. Okay, so this is our 6th question. 5 क्वेश्चंस पहले हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। ओके, SOR मॉडल रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ व्हाट। SOR मॉडल जो है वो कौन सी कैटेगरीज है इनमें से? सैम्पलिंग की हैं उसमें कैटेगरीज, या हाइपोथेसिस की हैं, या वेरिएबल्स की हैं, या नन ऑफ दीज। सो ऐसा SOR मॉडल हमारा क्या है? SOR मॉडल जो है हमारा, वो मॉडल रिप्रेजेंट करता है बेसिकली वेरिएबल्स को। ठीक है, दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सो ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल्स यानी कि S वेरिएबल, O वेरिएबल एंड R वेरिएबल्स। इसमें अब इनका मीनिंग क्या है? S इज फॉर योर स्टिमुलाई, ठीक है, जिसमें कि एक्सटर्नल इवेंट्स आते हैं। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल इवेंट हमारे लिए स्टिमुलाई की फॉर्म में होगा, दैट इज योर स्टिमुलाई वेरिएबल। ओके, उसके बाद है O इज व्हाट? ऑर्गेनिज्म वेरिएबल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म वेरिएबल में क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स कौन है? हम लोग हैं। ठीक है, तो हमारे जो इंट्रिंसिक वेरिएबल्स होंगे, जैसे हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, है ना, वो इसके अंदर आएंगी। देन है हमारा R यानी कि रिस्पॉन्स वेरिएबल। ठीक है, रिस्पॉन्स वेरिएबल में क्या आएगा? रिस्पॉन्स वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं, है ना। जैसे जब हम नोट डाउन करते हैं तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो आता है वो आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल में आता है, व्हाट वी आर रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, सो द आंसर इज SOR मॉडल रिप्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल्स। सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Okay, question number 7. Which among the following are correct about a hypothesis? एक hypothesis के बारे में इनमें से कौन सी चीजें हैं जो कि करेक्ट हैं? ठीक है, so you should know the characteristics of a good hypothesis. ठीक है, so यहाँ पे क्या है? पहला ऑप्शन, it displays relation between मेजरेबल वेरिएबल्स, यानी कि जो भी हम कोई मेजरेबल वेरिएबल ले रहे हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को ये दर्शाता है हाइपोथेसिस। ठीक है, सो दिस इज राइट, है ना। जब भी हम एक हाइपोथेसिस लिखते हैं तो हम उसमें अगर कोई वेरिएबल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2 वेरिएबल लिए x एंड y, तो हम वहाँ पे जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि विद एन इंक्रीज इन x y विल डिक्रीज और y विल इंक्रीज, है ना। तो ये रिलेशनशिप जो है हम उसमें नोट करते हैं हाइपोथेसिस में। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यस, अ हाइपोथेसिस डिस्प्लेज रिलेशन बिटवीन मेजरेबल वेरिएबल्स। नेक्स्ट है, इट एग्जिबिट्स अ जनरल और स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक जो है रिलेशनशिप भी बता सकता है एंड एक जनरल रिलेशनशिप भी बता सकता है अमंग द वेरिएबल्स। सो दिस इज ऑल्सो राइट। ठीक है, सो आंसर विल बी बोथ A and B. ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके, so this is again for hypothesis. Which among the following things should be considered while formulating a hypothesis? ठीक है, एक hypothesis फॉर्म करते टाइम हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक, एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कि जो वेरिएबल्स में एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है उसका, जो कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो वहां से उस क्वेश्चन से हमने सीखा कि यस, देयर शुड बी क्लियरली डिफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल और द मेजरेबल वेरिएबल्स। सो एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ये उसमें डिफाइन होनी चाहिए क्लियरली इन हाइपोथेसिस। सो दिस इज ट्रू।
अनदर इज ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जो है ऑपरेशनल डेफिनेशन उसमें होनी चाहिए। सो यस, अगर हमें ऑपरेशनल डेफिनेशन पता होगी तभी हमें पता होगा कि कैसे किसी वेरिएबल को जो है मेजर करना है। ओके, ऑपरेशनल डेफिनेशन, अब जैसे कि अगर हम इंटेलिजेंस एक वेरिएबल है, उसको अगर हमें करना है मेजर, तो हम क्या करेंगे, ऐसा टेस्ट लेंगे जिसकी हम स्कोरिंग करके इंटेलिजेंस की वैल्यू निकाल सके, कि किसी मेजर कर सके कि इंटेलिजेंस किसी का कितना है। ठीक है, सो द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल मतलब हमें डिफाइन करना है उसको इन ऑपरेशनल टर्म्स, कि वो कैसे मेजर किया जाएगा, कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड आफ्टर रिव्यूइंग द लिटरेचर। सो दिस इज राइट, जब भी हम हाइपोथेसिस करते हैं, बनाते हैं, तो उससे पहले हमें उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, जो भी लिटरेचर हुआ है अभी तक का, वो सब हमें गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, दैट देन ओनली वी विल बी एबल टू मेक अ गुड हाइपोथेसिस। ठीक है, प्रायर रिसर्च जो हुई हैं, थ्योरीज जो हुई हैं, कोई एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं, ठीक है, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए बिफोर फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। ओके, सो यहाँ पे हमारे ए बी सी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, अब ये तो हमने इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के थ्रू हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखे ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। ठीक है, लेकिन इसके अलावा देयर आर मोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, सो दैट कि अगर उनमें से कोई और ऑप्शन आए तो हम अपने एग्जाम में वो अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, सो और क्या होता है गुड करेक्टरिस्टिक्स, देयर आर एन नंबर ऑफ गुड करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हम कुछ मेजर पॉइंट्स लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, गुड हाइपोथेसिस के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, एक गुड हाइपोथेसिस में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो ये कि वो टेस्टेबल होना चाहिए, उसको टेस्ट किया जा सके, है ना, कंसेप्चुअली क्लियर हो, क्लियरली हमें उसे डिफाइन करना है, क्लियरली स्पेसिफिकली उसको डिफाइन करना है, तो कंसेप्चुअली इट शुड बी क्लियर। ठीक है, टेस्टेबल एंड वेरीफिएबल होना चाहिए, ये नहीं कि हमने एक हाइपोथेसिस बना तो लिया बट अब हम उसे टेस्ट ही नहीं कर पा रहे, है ना, तो वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि कैसे कैसे हम उसको टेस्ट करेंगे या वेरीफाई करेंगे जो भी हमने स्टेटमेंट बनाई है। सो इट शुड बी टेस्टेबल, वेरीफिएबल। ठीक है, और क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो कि हमने पढ़ा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, है ना, कि उसमें ये नहीं कि अपने गेस वर्क के आधार पे हमने कुछ भी बना लिया, हमें उसमें मेंशन करना होता है कि कौन कौन से हमने लिटरेचर को रिव्यू किया एंड देन वी आर फॉर्मुलेटिंग दिस थिंग। ठीक है, सो इट शुड बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड प्रीवियस स्टडीज। ठीक है, इट शुड बी रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग theories and previous studies। ठीक है, and also it should be related to or based on empirical evidences। ठीक है, ये भी एक आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, empirical evidences पे ये बेस होना चाहिए। then it should have logical unity and comprehensiveness। लॉजिकल यूनिटी उसमें होनी चाहिए एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए वो। ठीक है, ये नहीं कि उसका मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है कि आपने कुछ भी तरीके से उसको बना दिया है। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड हैव लॉजिकल यूनिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इट शुड हैव लॉजिकल यूनिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ठीक है, ओके, और क्या पॉइंट हो सकता है,
मेजरेबल वेरिएबल्स है ये हमने पढ़ लिया था, एंड कंसिस्टेंट जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये सब आ जाएगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि हमारी जो कंसिस्टेंट जो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ हैं या एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनके साथ उसको और कंसिस्टेंट कैसे होना चाहिए कि अगर वो उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए लॉजिकल जो है उसके पास एक कोई रीजनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने उतनी स्टडी की नहीं एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड एस्टेब्लिश थ्योरीज है आप उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू योर हाइपोथेसिस, दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। सो दीज आर फ्यू मेन पॉइंट्स कंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग नॉलेज या फैक्ट्स, ठीक है। एंड ऐसा इसीलिए जो है जो एस्टेब्लिश नॉलेज एंड फैक्ट्स होते हैं वो हम फिर रेप्लिकेट कर सकते हैं ना। तो अगर आपको उनको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, उनके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, तो देयर शुड बी अ वेरी फर्म लॉजिक टू इट, very firm reasoning to it, otherwise it should not contradict the existing knowledge and facts, it should be consistent with the existing knowledge and facts, ठीक है। So maybe you can note down these points and then we will do next question. यहाँ पे हमने गुड हाइपोथेसिस के करेक्टरिस्टिक्स देखे, तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स ये भी हैं जो हमने एक्स्ट्रा देखे। एंड देन इन क्वेश्चन नंबर 8 जो थे 3 पॉइंट्स, दीज आर ऑल्सो द करेक्टरिस्टिक्स एंड दीज टू ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे जो है आई होप यू विल कीप इन माइंड। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, सो व्हाट is question number 9, a method that clearly specify the probability or likelihood of inclusion of each element or individual in the sample is non-probability sampling, probability या both या none of these। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा मेथड जिसमें कि हर एक एलिमेंट की चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम हो, ठीक है, या हर एक एलिमेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी हो कि वो एज अ सैंपल जो है एक लिस्ट में से उठ के आए, तो उसे क्या कहेंगे? मेथड दैट क्लियरली स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी एंड लाइक्लीहुड ऑफ इंक्लूजन ऑफ ईच एलिमेंट और इंडिविजुअल इन द सैंपल इज, ठीक है। अगर आपके पास एक पूरे सैंपल में फॉर एग्जाम्पल 50 एलिमेंट्स हैं, उन 50 में से हर एक एलिमेंट की अगर सेम संभावना है कि हम सैंपल के तौर पे अगर हमें 10 एलिमेंट लेने हैं तो उन 50 में से हर एक की जो है प्रोबेबिलिटी है सैंपल में आने की, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? यानी कि सेम प्रोबेबिलिटी है, सेम लाइक्लीहुड ऑफ इंक्लूजन ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, सैंपल में आने की। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आ रही है तो द आंसर इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की आपकी डेफिनेशन ही है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है? अच्छा, अगर ये हर एक एलिमेंट की संभावना है सैंपल में आने की, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बायस नहीं आएगा, है ना। बायस को अवॉइड कर रहे हैं, तभी तो हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी हो रही है सैंपल में आने की, है ना। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जैसे बायस आ जाते हैं, या फिर ये कन्वीनियंस के आधार पे जब हम सैम्पलिंग करते हैं कहीं पे, या जो रिसर्चर है उसके अपनी खुद की जजमेंट के आधार पे होता है, या एक्सेसिबिलिटी के आधार पे कि सपोज हमें कुछ सैंपल्स लेने हैं लेकिन जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन नहीं है तो हम उनको नहीं ले पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है कुछ ना कुछ जितनी भी हमारे ये जो लिस्टेड एलिमेंट्स होते हैं उनमें से हर एलिमेंट की यहाँ पे संभावना नहीं रहती है सैंपल के तौर पे लिए जाने की, इसलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड विद सैम्पलिंग। अ टाइप ऑफ रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल है ये, उसके बारे में बताना है। ऑफन यूज टू कवर वाइड ज्योग्राफिक एरियाज, ठीक है, दीज आर द की पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन। ज्योग्राफिक एरिया इन विच एग्रीगेटेड यूनिट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड इज नोन एज, यानी कि एक ज्योग्राफिक एरिया में एक एग्रीगेटेड आपका यूनिट है, उसमें से रैंडमली हम सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ सैंपल, ठीक है, तो ऐसे सैंपल को हम, ऐसी सैम्पलिंग को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग या नन ऑफ दीज, ठीक है। इफ यू नो दीज सैम्पलिंग्स एंड द आंसर देन इट्स रियली गुड, अदरवाइज हम इसको अभी समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तीनों ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों आपके जो हैं ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा ना प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो दीज ऑल थ्री आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम इन तीनों को एक बारी देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, है ना, फिर हम अपने आंसर को चूज करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक टाइप की आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जो अभी हमने जैसे पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कंप्लीट लिस्ट जो है आपके पास होती है एलिमेंट्स की, जो भी आपके पास एलिमेंट्स है, ठीक है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आपके पास होती है, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब इन एलिमेंट्स में से सब हर किसी का इक्वल चांस होता है सैंपल में आने का, है ना, ये मैंने आपको बताया, इक्वल चांस ऑफ ईच एलिमेंट टू बी चूजन एज अ सैंपल, ठीक है, टू बी सिलेक्टेड, हर एक का। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर चूज कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सेलेक्ट करने की वजह से किसी दूसरे के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर पड़े, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो सिलेक्शन होता है, इसमें जो चांसेस होते हैं हर एक के सिलेक्ट करने के, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं, ठीक है। सो सिलेक्शन ऑफ वन एलिमेंट, सिलेक्शन ऑफ वन एलिमेंट has no effect on the selection of other element, ठीक है, on the selection of other element। अब इसको एक बार ना एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आएंगे एंड देन आपके लिए बहुत इजी होगा इस सैम्पलिंग को याद रखना। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में है 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें से हमें कुछ 10 स्टूडेंट्स का सैंपल, 10 स्टूडेंट्स लेने हैं सैंपल के तौर पे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमारे पास होनी चाहिए, है ना। हम सेम टाइप की सपोज पर्चियां बना लेंगे, सेम कलर की, सेम साइज की, एंड उनको सेम तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से कि आप 50 की 50 जो भी पर्चियां होंगी उसमें यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, ठीक है, आपको हर एक पर्ची सेम लगे, ठीक है। इस तरीके से हम 50 बना लेंगे। अब सपोज हम उनको एक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक। अब उस बॉक्स में से हम कौन सी पर्ची निकाल रहे हैं, इट इज इक्वल चांस कि कोई भी पर्ची उसमें से निकल के आ सकती है, हमें ऐसे 10 पर्चियां निकालनी है, ठीक है। अब उन एक पर्ची जो हमने निकाली उसमें से कोई दूसरी निकली है या नहीं निकली है, उस पर कोई उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम, क्योंकि हमें नहीं पता, सबका साइज, कलर सब कुछ सेम है ना, तो हम उसमें से जो 10 पर्ची निकालेंगे दैट विल बी काइंड ऑफ अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमने कर ली, ठीक। तो दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अनदर इज योर स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड
स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें वर्ड से ही देखिए, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटा से आया है ये वर्ड, ठीक है। स्ट्रेटा स्टैटिस्टिक्स में यार आप देखिए, अगर स्ट्रेटा जो होता है, स्ट्रेटा का मतलब होता है सब ग्रुप्स। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो जनरली स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर्स, है ना। तो लेकिन स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रेटा को बोलते हैं सब ग्रुप्स, ठीक है। अब सब ग्रुप का मतलब क्या है, ऐसे सब ग्रुप जो कि दे शेयर सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, हमें उसमें स्टडी करना है, हमें उसमें से सैंपल लेने हैं, ठीक है। तो अब एक एक्स पॉपुलेशन है एंड उसमें अगर हम सब ग्रुप्स बनाए बेस्ड ऑन जेंडर, तो हम यहाँ पे 2 स्ट्रेटास हो जाएंगे हमारे पास, मेल एंड फीमेल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर सपोज एक्स टोटल पॉपुलेशन 1000 है, मेल्स हैं उसमें कुछ फॉर एग्जांपल 600, फीमेल्स हैं 400, ठीक है। तो ये 2 हमारे सब ग्रुप्स बन गए, यानी कि ये 2 स्ट्रेटा बन गए। अब जो हम सैंपल्स उठाएंगे तो वो हम यहां से उठाएंगे, ये जो हमने 600 सेम बनाए हैं, 400 बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे, ठीक है। हमने जो स्ट्रेटा बनाए हैं वो जेंडर के आधार पे बनाए हैं, तो यहाँ पे 600 पूरे के पूरे सारे के सारे मेल्स होंगे, यहाँ पे 400 सारी फीमेल्स होंगी, ठीक है। दे विल शेयर सेम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे हमने बनाया है, ठीक। तो अब हम जो रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, यानी कि रैंडमली जो हम सैंपल्स लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें 10 लेने हैं और यहाँ से भी हमें कुछ 10 लेने हैं, तो वो रैंडमली हम 10 इनमें से चूज करेंगे अब, ठीक है, स्ट्रेटा बनाने के बाद। सो दिस इज योर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब बात करते हैं थर्ड आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग की, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग में जैसे दिख रहा है नाम क्लस्टर है, अब ये क्लस्टर कहाँ होता है ये हमें देखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर क्या होता है, कुछ भी एक एग्रीगेटेड पार्ट, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एक ज्योग्राफिक एरिया, ठीक है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग, ये आप नहीं भूलना कभी भी। ज्योग्राफिक एरिया की बात आ रही है क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है। वाइड ज्योग्राफिक एरिया होता है, ठीक है, वाइड ज्योग्राफिक एरिया, ये तो कंसीडर होता ही होता है जब भी हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग की बात होती है। अब इस ज्योग्राफिक एरिया के अंदर एग्रीगेटेड यूनिट्स होती हैं या फिर उनको बोलते हैं क्लस्टर्स, ठीक है। यहां से इस ज्योग्राफिक एरिया के अंदर से हमें मिलती हैं एग्रीगेटेड यूनिट्स या फिर क्लस्टर्स, ठीक है। और अब जो हम सैंपल चूज करते हैं रैंडमली, वो कहां से करते हैं, हम ये जो एग्रीगेटेड यूनिट है, क्लस्टर्स हैं, इनमें से भी पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा क्लस्टर या कौन से यूनिट जो है हम चूज करें, ठीक है। यहां पे पहले रैंडम सिलेक्शन होता है, फिर इस सेलेक्टेड वाले जो यूनिट्स हैं, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर करते हैं हम पहले, एंड फिर इस सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर में से हम सैंपल का we draw the sample, ठीक है। samples are drawn here, ओके। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल पहले लेते हैं वाइड ज्योग्राफिक एरिया, ठीक है। वाइड ज्योग्राफिक एरिया में हमने सपोज कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लिया है एक किसी भी स्टेट का, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं या नॉर्थ दिल्ली हमने ले लिया है, ठीक है। दिस इज योर नॉर्थ दिल्ली, जो हो गया आपका वाइड ज्योग्राफिक एरिया, ओके। अब हमारा जो रिसर्च है वो है, सपोज हमें चेक करना है स्ट्रेस लेवल ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, ऑफ 10th क्लास, ठीक है। 10th क्लास में स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस लेवल कैसा होता है, कितना होता है, वो हमें स्टडी करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 10th क्लास के स्टूडेंट्स का सैंपल चाहिए, है ना। और वो चाहिए हमें रैंडमली। हम कैसे करेंगे क्लस्टर सैंपलिंग में, पहले हम चूज करेंगे
नॉर्थ दिल्ली एक ज्योग्राफिक एरिया हमने ले लिया, ठीक है। अब इस ज्योग्राफिक एरिया के अंदर एग्रीगेटेड यूनिट्स कौन सी होंगी? एग्रीगेटेड यूनिट्स मतलब जो सैंपल हमें चाहिए वो एग्रीगेटेड फॉर्म में, यानी कि वो इकट्ठी फॉर्म में कहाँ कहाँ पाया जाएगा। अब 10th क्लास के स्टूडेंट्स इज आवर क्राइटेरिया फॉर सैम्पलिंग। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स आपको क्लस्टर की फॉर्म में या एग्रीगेटेड फॉर्म में कहाँ मिलेंगे? स्कूल्स में मिलेंगे, है ना। सो स्कूल्स विल बी योर एग्रीगेटेड यूनिट्स या क्लस्टर्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिर आ गए आपके ये सारे स्कूल्स हैं, ओके। ये नॉर्थ दिल्ली में आपने स्कूल्स लिए। अब इन स्कूल्स में से ये सारे वो क्लस्टर्स हैं, वो एग्रीगेटेड यूनिट्स हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स हैं और हमें स्टूडेंट्स का ही सैंपल लेना है। तो पहले हमने वो क्लस्टर्स या वो एग्रीगेटेड यूनिट्स देखी कि कितनी है, कौन कौन सी हैं। अब हमने रैंडमली, ठीक है, रैंडमली अगेन इसमें इक्वल चांसेस हैं किसी के भी सिलेक्ट होने के, क्योंकि ये क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। हमें ये पॉइंट नहीं भूलना है, इन तीनों में ही हमारी इक्वल चांसेस हैं ऑफ रैंडम सिलेक्शंस, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आते हैं। अब सपोज करो हमें डेटा लेना है कुछ 50 स्टूडेंट्स का, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स लेने। अब हम कैसे करेंगे? ज्योग्राफिक एरिया हमारे पास आ गया नॉर्थ दिल्ली, स्कूल्स हमारे पास ये आ गए हैं 7 स्कूल्स, ठीक है। अब इन स्कूल्स में से सपोज करो हमने ये 3 स्कूल ले लिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। ये 3 स्कूल्स हमने ले लिए। अब इन 3 स्कूल्स में से क्या होगा? ये हो गए हमारे सिलेक्टेड वन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर। यहां हमने सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर कर लिया। अब इन 3 में से हमें क्या करना है? सैंपल्स आर ड्रॉन। अब यहां से हम सैंपल लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 30 का लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको इक्वल तरीके से लगे। हमें 30 सपोज स्टूडेंट्स लेने हैं, 30 का डेटा। तो हमने 10 इस स्कूल से उठा लिए, 10 इस स्कूल से ले लिए और 10 सैंपल्स इस वाले स्कूल से ले लिए। तो इस तरीके से ये जो सैंपल्स अब हमारे आए हैं, दे आर नोन एज क्लस्टर या पार्ट ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग। इस तरीके से हमारी क्लस्टर सैंपलिंग होती हैं। अब इसमें क्लस्टर सैंपलिंग में आई होप ये आपको एग्जांपल से क्लियर है। इसमें आपको कई बार देखने को मिलेगा सिंगल स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग या मल्टी स्टेज। यहाँ पे तो हमने एक स्टेज पे ही सिर्फ इस क्लस्टर बनाया है कि स्कूल के स्टेजेस पे। अब अगर मल्टी स्टेज हो तो जैसे कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट या ये रिसर्च अगर हम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में जो वाइड ज्योग्राफिक एरिया हो गया वो क्या हो गया? हमारा इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में फिर ये अलग अलग पहले स्टेट्स होंगे, स्टेट्स में से हम कुछ रैंडमली पिक करेंगे, फिर स्टेट्स में से हम रैंडमली डिस्ट्रिक्ट पिक करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेजेस पे ये अगर हम रिसर्च ड्रॉ करें तो इट विल बी मल्टी स्टेज, ठीक है। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग कुड बी मल्टी स्टेज और सिंगल स्टेज ऑल्सो, ठीक है। तो ये दिस इज जस्ट एन एडिशनल पॉइंट आई वॉन्टेड टू टेल, ओके। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था? रैंडम सैंपल कहां से ड्रॉ करने हैं? वाइड ज्योग्राफिक एरिया से, ठीक है। ज्योग्राफिक एरिया का नाम आते ही क्या हो गया? वहां पे हमें चाहिए क्लस्टर, ठीक है। इन विच एग्रीगेटेड यूनिट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, जिसमें कि एग्रीगेटेड यूनिट्स जो है वो रैंडमली सिलेक्ट होती हैं, यानी कि क्लस्टर का सिलेक्शन हो रहा है। तो वो कौन सा ऑप्शन है? क्लस्टर सैंपलिंग। सो इट इज सो इजी नाउ, है ना। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। वो एग्जाम्पल मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ so that you can note it down, आपके लिए हैंडी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। So I hope this much is very much clear to you. If you have understood this, please like, share and subscribe. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.